अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कल हमने टाइप्स जो हैं वो जनरल डिस्कस की थी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हमने कहा था ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो, मींस के लाइट की प्रेजेंस में NADPH2 और ATP जो है वो प्रोड्यूस हों, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट वो होंगे जिनमें लाइट इन्वॉल्व ना हो। आज हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है और किस तरह से ATP और NADPH जो है वो बनता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। तो क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है तो इट मींस के जो पिगमेंट्स हमने कहे थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लोरोफिल के साथ वो भी इन्वॉल्व होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि बेसिकली हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या लाइट तभी एब्जॉर्ब होगी जब जो है वो क्लोरोफिल मौजूद हो या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हों। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और क्लस्टर्स मींस के गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं। लाइक दिस आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे जो हैं वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई हैं और इसी के ऊपर क्या है हमारे पास जो है वो पिगमेंट्स होंगे, या यूँ समझ लें कि ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं यही क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद हैं कलेक्टिवली। तो इस पूरे को वो जो पूरा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का गुच्छा है उसको हम क्या कहते हैं, या जो क्लस्टर है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। ये फोटो सिस्टम या ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि बहुत सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं, इन ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और मौजूद कहाँ पर होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। फोटो सिस्टम का के ऊपर जो है वो हमें दो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जो कि मदद कर रहे होते हैं लाइट को इकट्ठा करने में या लाइट को एब्जॉर्ब करने में। पहला क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। तो ये क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कोई एक ऐसा है जो कि रिएक्शन सेंटर के तौर पर काम करता है। रिएक्शन सेंटर के पास बेसिकली हमारे पास क्लोरोफिल ही होता है और एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी क्लोरोफिल ही होते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होगा और कैरोटीनाइड्स मौजूद होंगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जो है वो लेकर उसको एब्जॉर्ब करके आगे रिएक्शन सेंटर तक पास करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स एनर्जी को चैनलाइज करने का या एक चैनल के थ्रू रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का ज़रिया है। तो इसके बाद रिएक्शन सेंटर के पास एक या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के मौजूद होंगे। उनके साथ लगा होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ से जब लाइट आएगी तो लाइट के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर को पास करेगा। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जारी रहता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ है एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो रिएक्शन सेंटर के साथ ही एक छोटा सा सिस्टम लगा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो कि रिएक्शन सेंटर को मदद करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसको पास कर दे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास कर दे। तो ये इलेक्ट्रॉन को पास करने का एक कंप्लीट मैकेनिज़्म चलता है या एक कंप्लीट पाथवे होता है और इसी की वजह से फिर क्या जनरेट होती है, एटीपी। और जो जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस की डिटेल जो है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जस्ट ये याद रख लें कि इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है वो क्या है, कीमियोस्मोसिस है। और इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आउट होते चले जाएंगे उससे क्या प्रोड्यूस होगी, एटीपी प्रोड्यूस होती चली जाएगी। Pigment molecules of antenna complex is transferred ultimately to the reaction center. There the light energy is converted into chemical energy. तो यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट एनर्जी एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास आई और एंटीना कॉम्प्लेक्स ने रिएक्शन सेंटर को दी। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर हमारे पास एटीपी जो है वो जनरेट हो जाती है। तो जो लाइट एनर्जी आ रही थी उसको हमने एटीपी में कन्वर्ट करवा लिया। इट मीन्स के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा लिया। हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इन दोनों को नाम दिया गया है इनकी डिस्कवरी की बेस पे। फोटो सिस्टम 1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 जो है वो बाद में। तो इस बेस पर हमने फ़ोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो नेम दिए हैं। बेसिकली ये काम क्या कर रहे होते हैं या किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो दोनों सिस्टम्स की डिफरेंट है। फ़ोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से हम इसको P730 का नाम भी देते हैं या फ़ोटो सिस्टम 1 भी कहते हैं। जबकि फ़ोटो सिस्टम 2 जो है उसके अंदर ऐसा क्लोरोफिल है जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसको हम लोग P80 या फिर फ़ोटो सिस्टम 2 का नाम भी देते हैं। फोटो सिस्टम 2 के साथ साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा होता है, जो कि आपको पीछे डायग्राम में पर्पल कलर का नज़र भी आ रहा होगा, ब्लू कलर का। तो वो क्या करेगा, यहाँ से लाइट फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो के आ रहे हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उनको लेगा, एक्सेप्ट करेगा और जनरेट करवाएगा किसको, एटीपी को। कौन से प्रोसीजर के थ्रू, कीमियोस्मोसिस के थ्रू। कीमियोस्मोसिस की डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमने दोनों फ़ोटो सिस्टम्स पढ़े हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है अगर दोनों फ़ोटो सिस्टम से हो रही है तो वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहलाएगा। अगर जो है वो अगर हमारे पास ये थोड़ी लेस कॉमन टाइप है जिसमें सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह की जो है वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहलाएगा। तो अगर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और अगर साइक्लिक तरीके से एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों फ़ोटो सिस्टम से पास होंगे, फ़ोटो सिस्टम 1 से भी और फ़ोटो सिस्टम 2 से भी। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो कहलाएगा। अगर जस्ट एक फ़ोटो सिस्टम 1 से ही इलेक्ट्रॉन्स पास हों तो फिर ये कहलाएगा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो से अगर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और अगर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो से एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का नाम देंगे। ये दोनों जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो क्या है या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो क्या है। तो ये था आज का आपका लेक्चर।